सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और आज की क्लास की वीडियो हमारी पार्ट 2 की है। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक मिलता है भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले टॉपिक हमें मिलता है मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात की, यानी पाकिस्तान की मांग उठाई। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी हमारी, उसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए क्या कहा कि जो हिंदुस्तान है वो किसी एक कौम का देश नहीं है। उस हिंदुस्तान के अंदर दो जानी मानी कौमें रहती हैं, पहली जो है वो हिंदू, दूसरे मुसलमान। ठीक है, तो इसीलिए मुसलमानों को एक न्यू देश प्रोवाइड करने के लिए मुस्लिम लीग ने मांग उठाई कि मुसलमानों को एक नया देश मिलना चाहिए या फिर उसका एक हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी अल्टीमेटली। फिर हमें मिलता है भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बताया गया, जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ उसका जो मेन कारण बताया गया वो बताया गया धार्मिक बहुसंख्यक को, और इसकी समस्याएं जो उत्पन्न हुई वो कई सारी हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे उन समस्याओं के कुछ विवरण। तो पहला जो आता है वो आता है मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर दो इलाके शामिल होंगे, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और इनके मध्य में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। इसका मतलब ये है कि देखो स्टूडेंट्स, आज़ाद होने से पहले ये तो फैसला हो गया था कि भाई हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो देश अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि देश का एक भाग जो है वो मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा, एक हिंदुओं के। तो ये बात तो फैसला हो गया था, बट ये नहीं हो पाया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में। तो आज़ाद होने के बाद जो आज़ादी हो गई थी हमारी 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि के बीच में, तो पूरी देश की जनसंख्या खुश तो थी कि हम आज़ाद हो गए, बट वो कंफ्यूज ये थी कि पता नहीं हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े हैं इस टाइम या फिर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उस टाइम जगह का बंटवारा नहीं हुआ था। तो जब फिर इसके आधार पर जगह का बंटवारा हुआ कि जिस जिस जगह पे मुसलमान बहुसंख्यक के रूप में रहते हैं उनको हम पाकिस्तान बना देते हैं, अदरवाइज बाकी हिंदुस्तान को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का बड़ा भाग रहता था, वो एक पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो भाग निकाले गए हिंदुस्तान में से, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बाकी के जो हिंदुस्तान के अंदर लोग रहते थे उन्हें वो जाना पड़ा अपने देश छोड़ छोड़ के। ठीक है, जो जिस देश के अंदर वो पहले नागरिक कहलाते थे अब वो उसी देश को छोड़ के जाने लग रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश का जो विघटन हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों का बंटवारा हुआ, उसमें सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ था। यहाँ तक कि कुर्सियों तलक का बंटवारा हुआ था, लाइब्रेरी की किताबों तलक का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विघटन हुआ। ठीक है, जब वो बटे थे। तो दूसरा आता है हमारे पास मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इनको किसके नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बहुत खिलाफ थे। ये क्या थे? ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो कि हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर आया था, ये उसके बड़े नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये जो थे वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बहुत खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ये देश बंटना चाहिए। वो ये चाहते थे कि हम एक ही देश के अंदर, जिस तरीके से हमने इस देश को आज़ाद करवाया सभी ने मिलकर, उसी तरीके से हम मिलकर इस देश के अंदर रहें और अपने देश की इकोनॉमी को खूब आगे बढ़ाएं। बट इनकी जो आवाज़ थी, जो इनका नारे थे, वो सबको अनसुना कर दिया गया। इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और क्या हुआ? हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंट दिए गए। ठीक है, तीसरा आता है ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सा बहुसंख्यक में गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर ज़िले या फिर उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार बनाकर किया गया। यानी कि जो गैर मुस्लिम लोग थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अंदर, ठीक है, पंजाब और बंगाल के अंदर, तो उनका वहाँ तो गैर मुस्लिम लोग थे सारे, तो उनका बंटवारा कैसे किया? तो बेसिकली बहुसंख्यक के आधार पर ज़िले या उससे निचले स्थल प्रशासनिक हल्के आधार पर बनाकर किया गया। तो ये थे हमारे कुछ विवरण जो अभी हमने पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या मिलता है हमें पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, विभाजन के समय जो हमें समस्याएं देखने को मिली वो कुछ इस प्रकार है। पहला, भारत विभाजन की योजना में ये नहीं कहा गया था कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा, परंतु विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बांटने वाले इलाके हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क उठे
पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भारत आना पड़ा। और ठीक इसी प्रकार भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपना घर बार जायदाद ज़मीन सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। यानी कि जब विभाजन की बात उठी थी भारत और पाकिस्तान के, तो उसमें साफ साफ ये लिखा था कि भारत और पाकिस्तान में आने वाले इलाकों में जितने भी अल्पसंख्यक रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, वो वहाँ रह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। बट जो बहुसंख्यक दल है, जैसे कि एक जगह पर कई सारे हिंदू रह रहे हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान बना दिया गया, इसी तरीके से वहाँ पाकिस्तान बना दिया गया। एग्जाम्पल के बतौर तो इसी तरीके से कहा गया कि उस इलाके में जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है, अगर वहाँ कोई अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं तो उनको वहाँ से ना निकाला जाए। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अगर अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं तो उनको भी ना निकाला जाए। परंतु विभाजन से पहले ही जो देश बटने, जो इलाका हमारे बटने वाले थे, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे तो वो एक दूसरे के मारकाट करने लगे। तो वहाँ के जो जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, उन लोगों को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपने अपने देशों में लौटना पड़ा, जो कि उनको बांट दिए गए थे, ठीक है। और फिर आता है हमें, देखिए, आज़ादी और विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों का पुनर्वास की समस्या मिली, ठीक है। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यावहारिक रूप से प्रदान करने के लिए शरणार्थियों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया। यानी कि जब विभाजन की समस्या चल रही थी, विभाजन का दौर चल रहा था, तो भारत को एक नई समस्या देखने को मिली, वो थी पुनर्वास, ठीक है। तो पुनर्वास को ऐसा नहीं कि भारत ने ठुकरा दिया, काफ़ी संयम ढंग से संभाला, एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया और उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए एक मंत्रालय का भी गठन कर दिया, पुनर्वास मंत्रालय। तो ये थी कुछ विभाजन की समस्याएं। और हम देखते हैं आगे क्या मिलते हैं रजवाड़ों के बारे में। तो रजवाड़ों के बारे में पढ़ते हैं क्या चीज़ें थी वो। तो स्टूडेंट्स, हमें टॉपिक मिलता है रजवाड़ों का विलय। तो रजवाड़ों का विलय मतलब कि जब आज़ाद होने से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, पहला ब्रिटिश भारत एवं दूसरा देशी रियासतें। इन देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी, ठीक है। रियासतों के शासक को मनाने समझाने में सरदार पटेल गृह मंत्री जो थे ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इन्होंने ही मनाया था। तो बेसिकली जब भारत का विभाजन होने से पहले, आज़ाद होने से ही पहले, जो भारत दो भागों में बटा हुआ था, पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा जो रियासतें, जो पहले के राजा महाराजाओं की नस्लें चलती हुई आ रही थी, तो उन भागों में बटा हुआ था। तो वो जो भाग थे, तो बेसिकली जो भारत आज़ाद हुआ था, तो वो क्या करते थे, वो समझते थे कि वो इतना इलाका हमारा है, हम इतने इलाके के क्या हैं, राजा हैं, शासक हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो गृह मंत्री थे हमारे, उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका निभाई उनको अपने संघ में शामिल करने के लिए। यानी कि जितने भी हमारे शासक थे रियासतों के, उन्होंने बनाया था भारत संघ में शामिल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सरकारों का दृष्टिकोण। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सरकारों का दृष्टिकोण। तो सरकारों का दृष्टिकोण मतलब अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि भारत सरकार कुछ इलाकों में थोड़ी स्वायत्तता देने के लिए तैयार भी हो गई थी, ताकि रजवाड़े हमारे हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो सकें। तीसरा, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन पे सवाल पर खींचातान और जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया। या अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपना विलय का एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो बेसिकली जब विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन पे सवाल उठ रहे थे, तो उस सीमांकन के सवाल पर खींचातान और जोर पकड़ रही थी, और इस स्थिति के अंदर भारतीय एकता और अखंडता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसको देखते हुए क्या था, जितने हमारे कुछ रजवाड़ों के विलय के शासक थे, उन्होंने क्या करा, भारतीय संघ में अपने विलय को समर्पित करने के लिए हस्ताक्षर किए, और इस हस्ताक्षर को, इस पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन बोला जाता है। ये ज़रूरी है याद करना, एक नंबर के इसमें आ सकता है, ठीक है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। यानी जितनी भी हमारी बाकी रियासतें थी, उनके शासक तो बहुत जल्दी मान गए कि हम हम हिंदुस्तान के अंदर अपने विलय को क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं। बट ये जो शासक थे हमारे, इन विलों के, इन रजवाड़ों के, इन्हें मनाना बहुत मुश्किल हुआ। इनके रजवाड़ों को हमने हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किल हुआ। अब वो कैसे हुआ, हम पढ़ेंगे हैदराबाद और मणिपुर के बारे में, ठीक। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर अपना बेसिकली। तो आज की क्लास की वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।